पिछले बार की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। सूक्ष्म योग में हमने जॉइंट्स को क्रियाशील करने की प्रक्रिया की। हमने स्टार्ट किया पैर के निचले हिस्से से, और ये जो दिशा है जॉइंट्स को व्यायाम कराने की, वो नीचे से ऊपर, हाथ में भी यहाँ से मस्तिष्क की ओर। तो ये तो पहले ये था। इसमें हम सिर्फ ये जॉइंट नहीं, हम ये इन उंगलियों के जॉइंट्स को भी, क्योंकि उंगलियां पूरी नीचे तक कर रहे हैं, पूरा ऊपर। फिर इसके बाद हमने कमर के जॉइंट का लिया था, लेकिन हमने घुटने का रहने दिया था। घुटने का करते हुए आप खड़े रह के घुटने झुका के ऐसे गोल घुमा सकते हो। यहाँ पे ये स्क्रीन में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ आपको। ये इसे, और उल्टा। ये नी जॉइंट की तकलीफों के लिए, छोटी मोटी तकलीफ हो तो इससे सुधर जाएगी। इसके बाद हमने बटरफ्लाई, जो पद्मासन के लिए मैंने बताया। फिर हाथ की उंगलियां और आपकी कलाई एकदम पीछे जितना आप ले सकते हो, और पूरा नीचे। तो हमने ये जॉइंट नहीं लिया था पिछली बार, तो ये बहुत आसान है। आप आरती उतारते हो ना जैसे, ऐसे करके। लेकिन आपको ये भुजाएं, ये आपके दंड, इनको हिलाना नहीं है ऐसे पूरा करके। वो ऐसे ही रहे, और ताकि इस जॉइंट को आप यूज कर सके। और बिल्कुल उसके उल्टा। आपके प्रैक्टिस में 10 बार करना। यहाँ मैं कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए हम टाइम बचा रहे हैं। फिर मैंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए कंधे, आगे ऊपर पीछे, और उसके विपरीत पीछे से आगे। ब्रह्म मुद्रा, आपकी गर्दन को से टाइट करना है।
तो एकदम ढीला छोड़ के गर्दन आपकी दाएं कंधे पे रख के पीछे से अब बाएं कंधे के ऊपर गर्दन मोड़ के पीछे से अब किसी को गर्दन के नेक के पेन का दर्द का प्रॉब्लम है या वहाँ की स्नायुपेशियाँ सिकुड़ जाने से एकदम टाइट हो जाता है, उनके लिए ये। और एडिशनल अगर आपको इसमें एक्सरसाइज चाहिए तो आप ऐसे हाथ से हल्का सा फोर्स लगा के आप हाथ और गर्दन एक दूसरे को फोर्स फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इन मांसपेशियों को आप एक्सरसाइज कर रहे हो। 7 सेकंड। आप दूसरे साइड से भी ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुद्रा तो बहुत आवश्यक है। मैं पीछे ढकेल रहा हूँ गर्दन से हाथ को और हाथ से आगे ढकेल रहा है, और बिल्कुल उसके अपोजिट। अब आते हैं वज्रासन की ओर। अब देखना ये पैरों की पोजीशन, ये दोनों पैर ऐसे, और मैंने पूरे फ्लैट कर दिए नीचे। अब अंगूठे को अंगूठा लगा है पैर के, और ये ऐसे साइड वाइज करके इस पैरों पर मैं अपने पैरों पर बैठ गया हूँ। ये जब सीधा बैठते हैं, यहाँ भी रीढ़ की हड्डी सीधा करना महत्वपूर्ण है। ये वज्र जैसे शेप होता है, इसलिए वज्रासन कहा जाता है। कुछ क्रियाएं वज्रासन में भी कर सकते हो आप, जिन्हें पद्मासन मुश्किल लगता है। कुछ लोगों को वज्रासन भी मुश्किल होगा, यहाँ पर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है तो नहीं करना चाहिए फिर। और ये बेड पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेड पे दब जाता है और ये अपना आसन ठीक से नहीं बैठेगा। बहुत हार्ड सरफेस पे, फर्श पे करोगे तो भी दुखेगा, क्योंकि आपके हड्डी पे डायरेक्ट प्रेशर आ जाएगा। अब नमन मुद्रा जो हमने की, नमन मुद्रा वज्रासन में भी की जा सकती है। अब नमन मुद्रा करते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे सांस लेते हुए छोड़े। कि मैं एक ही बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि वज्रासन में किए जाने वाले और दो आसन मैं बताना चाहता हूँ। एक है कूर्मासन। कूर्मासन के दो प्रकार है, लेकिन मैं आसान वाला बताता हूँ। अंगूठे
अंदर उसके ऊपर अपनी मुट्ठी बंद, दोनों हाथ अंगूठे ऐसे रख के, जैसे कछुआ, कूर्म यानी कछुआ। तो, तो और गर्दन ऊपर पूरा झुक के, सांस छोड़े, सांस लेते हुए ऊपर। और मजे की बात देखोगे कि मैंने ये बंद किया है, हाथ भी अंदर लिए है, तो जो सरफेस है जिससे हीट ट्रांसफर होती है, जैसे वो मेरा मेरा जो सरफेस सबसे कम से कम कवरेज है, मैक्सिमम पैर पैर से जुड़े हैं, हाथ है, पेट भी यहाँ लगा हुआ है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, जैसे बर्फ में, बर्फीले प्रदेश में आप हो, और अगर आप इस तरीके से बैठो, तो आपके शरीर में ऊर्जा ज़्यादा समय के लिए अ, रह सकती है, आप कम हीट लूज करोगे। तो ये करके देख सकते हो, इस आसन में ज़्यादा देर तक रुको तो आपके शरीर का तापमान भी बढ़ जाएगा। कुर्मासन जैसे ही सिमिलर एक है मंडूकासन। मंडूकासन में क्या करते हो आप, फिर भी मुट्ठियाँ वैसे ही बंद आपके नाभि के स्थान पर। मंडूक यानी फ्रॉग। धीरे धीरे हाफ ब्रीदिंग, सांस छोड़े, यहाँ जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज को हिंदी क्या कहते हैं, मैं अगली बार देख लूँगा। तो जो शुगर कंट्रोल के लिए यूज़फुल होता है, इंसुलिन जहाँ से पैदा होता है, तो पैनक्रियाज पर प्रेशर आता है, तो मेरे स्टमक के डाइजेशन के प्रॉब्लम और डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, ये दोनों के लिए ये आसन सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम डायबिटीज़ पे एक सेशन देंगे तब उसमें ये एक आसन रहेगा, और भी कुछ रहेंगे और कुछ क्रिया रहेगी, लेकिन डायबिटीज़ जिन्हें है वो ये आसन जरूर रोज करें। रीढ़ की हड्डी सीधी करें पर्वतासन करके। अब गर्दन को भी ऊपर कर रहे हो, हाथ भी ऊपर कर रहे हो, और सिर्फ हाथों को रिलैक्स करना है पद्मासन की पोजीशन में। एक्सहेल पूरा। शांत। घना अंधेरा।
विषाद विश्व, जिसके अंत का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। मेरी छाती के बीच हृदय की ऊंचाई पर एक दिया जलता है, और वो गर्भगृह जो मेरे शरीर के पद्मासनस्थ शरीर के आकार का है, वो उस दिए के शांत स्वर्णिम प्रकाश से भर जाता है। विश्व की गहराई से, कोनों से ओंकार की गुंजन तो चल ही रही है। जैसे मैंने ओंकार बंद किया तो भी मन से मेरा ओंकार चल रहा है। गंभीर गहरा गुंजन। वो जो क्रिएशन का प्रतीक है, गुंजन है अफाट विश्व, अंधेरा और एक दैदीप्यमान पद्मासन के शेप में, बिल्कुल मेरे पद्मासनस्थ बैठे हुए शेप में जो मंदिर, एक साथ गुंजन, अंधेरा और ये दृश्य देखने की कोशिश करें। दो तरीके से देख सकते हैं। एक है मैं अंदर से देख रहा हूँ, मेरे शरीर की जगह पर पूरा प्रकाश भरा हुआ है, और मेरे मन का व्यू पॉइंट मैं बाहर लेके सामने से देखता हूँ, तो सब जगह अंधेरा और एक बीच में दैदीप्यमान गर्भगृह है। कोशिश करके स्पष्ट देखने की कोशिश करें कि पूरा शेप, ऊपर सिर, कंधे, दोनों हाथ आपके पैरों पर एक पिरामिड जैसा थोड़ा सा शेप। छोड़िए, भरो। कपालभाति हम राइट और लेफ्ट की करेंगे, हम वक्त बचाएंगे दूसरी चीज़ों के लिए। आगे के सेशन में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने सूक्ष्म योग किया होना चाहिए और वहां से शुरू करेंगे, ताकि हम ज़्यादा कवर कर सकें। तो आपकी लेफ्ट बाई नाक बंद करके दाहिने से सूर्य नाड़ी से पूरा छोड़े,
कंप्लीटली एग्जॉस्ट, पूरा छोड़ना है। भरिए और धीरे से शांति का आनंद लेते हुए, इतने धीरे से कि मैं मेरी सांस छूटने का आवाज नहीं सुन सक रहा हूं। अब दाई नाक बंद करके बाई नाक से, चंद्र नाड़ी से हम पूरा छोड़िए। जैसा मैंने बताया कि किसी की नाक चोक्ट है तो आप ऐसे उंगलियों में पकड़ के ऊपर उठा के कर सकते हो। पूरा छोड़िए। बरी और बर्फ पिघल रहा है मेरे शरीर के ऊपर से, पूरी सांस छोड़ते हुए। पूरी हीट मेरी निकल रही है, उष्णता शरीर से जा रही है। शरीर और मन दोनों को ठंडक महसूस हो रही है। अनुलोम विलोम 3 बार कर लीजिए। दाहिने से छोड़े, बाएं से लिया हमने। पूरा छोड़िए। भरी और शांति से देखिए कि अशुद्ध वायु, टॉक्सिन्स, जहर मेरे शरीर से सांस के द्वारा निकल रहा है। सिर्फ मध्य उज्जयी करेंगे आज। कोई कारण नहीं, आप आपके शरीर की अवस्था के अनुसार नॉर्मल उज्जयी कर सकते हो। अगर छाती में कफ ज़्यादा है ऐसा लगता है तो मध्य उज्जयी कर सकते हो। साइनस भरे है लगा तो ये ऊर्ध्व उज्जयी कर सकते हो। छोड़े सांस और घर्षण के साथ यहाँ महसूस करिए वाइब्रेशन। यहाँ पेट से नहीं, आप छाती से सांस ले रहे हैं। पूरा चुड़िए धीरे से। शीतली दांत आपके होंठ खुले रखे, दांत बंद करके अपनी जीभ को दांतों पर प्रेशर करिए। मुंह से सांस लेके नाक से छोड़नी है। हम रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे थे। रीढ़ की हड्डी जो है
स्पाइनल कॉर्ड, ये कई सारे जॉइंट्स हैं जो एक दूसरे को जुड़े हैं, और बीच में से हॉलो है जिसमें से पूरी वायरिंग, जब मेरे पांचों सेंसेस जो संवेदना ये है, सांस लेना, दर्द का एहसास, ये सब महसूस मेरे ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है। और ये जो एक पूरे कंप्यूटर जैसे ही है। मैंने शुरू में एक स्क्रीन शेयर की थी जहाँ पे ये तो पूरा मशीन है, और है मशीन, लेकिन सिर्फ मशीन है क्या, ये हम दूसरी धारा में कर लेंगे या कवर करेंगे। तो ये पूरी जो वायरिंग है पूरे शरीर में जाती है, जैसे मैं यहाँ से भी स्पर्श से समझ सकता हूँ, मेरे पूरे शरीर में संवेदना तो है, कहीं की संवेदना बंद हो जाती है तो वो पार्ट आपको वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होता है, पैरालिसिस हो जाता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो जैसे मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं पहले मन में सोचता हूँ हाथ उठाना है, वो क्रिया जाती है और मेरा हाथ उठता है। तो ये जो पूरा का पूरा वायरिंग है, ये ब्रेन से ये स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से पूरी वायर जाती है और वहाँ से फिर सब जगह फैलती है, पैरों की, नाक की, पेट की। जैसे आपका बाथरूम का एहसास, वो भी किसी वायर से कनेक्टेड है। अगर वो वायर बंद हो जाती है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आपके यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता है, फिर आपको कंटिन्यूअस वहाँ पे कुछ रखना पड़ता है ताकि लीकेज ना हो। तो ये जो एक एक कॉर्ड है, उनके कई डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। जैसे आप आगे झुक सकते हो, उसे पीछे हो सकते हो, साइड वाइज ऐसे बेंड हो सकता है। वो जबरदस्त इंजीनियरिंग है ये, कि कैसे वो फ्लेक्सिबल भी रहे, लेकिन उसमें से पूरी वायर भी कैसे जाए और उसको प्रॉब्लम क्यों ना हो। और ये ऐसे राउंड भी घूम सकता है। तो कोई आपका दरवाजा है, आप समझो कई महीनों से आपने खुला ही नहीं है, तो वो खुलते हुए पूरे जॉइंट उसके जाम हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। उसी तरह हम हमारे जॉइंट्स का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आप आगे झुकते होगे, पीछे कितना झुकते हैं पता नहीं, ऐसे जो पूरा पीछे की बाजू में, साइड में कितना झुकते हैं पता नहीं, और ऐसे घूमने का तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो ये करने के लिए कुछ आसन होते हैं जो जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को उसके सब मोशंस को यूज करने के लिए। तो एक आसन है जिसमें हम पूरा ऐसे घूमते हैं। हम इस बार लेंगे या अगली बार लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हुआ है। अब क्या होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड में अपने बैठने के गलत अंदाज से, जैसे ऐसे बैठ जाते हैं, सोफा पे बैठते हुए लोग ऐसे पूरा आ, आपके शरीर का धनुष बना के बैठते हैं, तो वहाँ पे बार बार एक ही तरीके का झुकाव होने से कभी कभी परमानेंट डैमेज हो जाता है, उसमें कायम स्वरूपी डैमेज होता है। और फिर कभी कभी कोई जो वायरिंग होती है वो ट्रैप हो जाती है दो जॉइंट्स के बीच में, वो दब जाती है, वो दब जाने से वो संदेशा ठीक से नहीं पहुंचता है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में, जिसे स्पॉन्डिलिटिस कहते हैं, और कई सारी नाम है स्पाइनल कॉर्ड के, रीढ़ की हड्डी की बीमारियों की। तो वो जहाँ भी की वायरिंग है वो फिर शायद आपके पैर के तलवे की ओर जाने वाली वायरिंग होगी। तो फिर वहाँ आपको नमनेस, आपका सेंसेशन चला गया ऐसा महसूस हो सकता है, वहाँ पेन हो सकता है। कभी कभी बहुत तीव्र वेदना होती है, क्योंकि कौन सी वायर जो वेदना का संदेश देने वाली है या वहाँ का कंट्रोल करने वाली है, वो कंट्रोल करने वाली अगर वायर पूरी दब गई तो आपका वहाँ का कंट्रोल चला जाता है, आप हाथ उठाना चाहते हो लेकिन उठा नहीं पाते हो। तो दो तरीके के होते हैं कि वहां से सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचना और ब्रेन से ऑर्डर वहां तक पहुंचाना, उनमें से कौन सी वायर दब जाएगी ये पता नहीं है। तो ये ना हो इसलिए हम फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, साइड वाइज बेंडिंग और ट्विस्ट करने का, ये सब आसन हम कवर करेंगे। आज सिर्फ ये थियरी ली हमने, अगली बार हम लोग इसे पूरी तरह से करेंगे। आगे हम
अग्निसार लेने वाले हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ उसके उसके बारे में आपको बताता हूँ। पूरी सांस छोड़े, पूरी इतनी छोड़े कि आपको लगे कि आपके आपका पेट पीठ को टच कर रहा है। और उस अवस्था में अगर आप पेट को जोर से, नाभि स्तन स्तन को अ, जोर से आगे ढकेलते हो, ओके, ये क्रिया है। अगली बार हम इसको ज़्यादा विस्तार में करेंगे। अग्निसार बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अग्निसार से वजन कम होने में भी मदद होती है। जठराग्नि, आपका पेट का अग्नि, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का भी, पचन क्रिया का भी सुधार हो जाता है। लेकिन वो आज नहीं करेंगे, भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी हमने कवर की थी पिछली बार, नहीं की थी, तो भ्रामरी की भी थोड़ी कल्पना देता हूँ, अगली बार ज़्यादा डिटेल में करेंगे। भ्रमर यानी जो ऐसे आवाज करते हुए जो कीड़ा घूमता है, भ्रमर, उसके ऊपर से भ्रामरी नाम आया है। आंख बंद, सांस छोड़ के, अब सांस लेते हुए उज्जई टाइप सांस लोगे, घर्षण युक्त, और छोड़ते हुए भी घर्षण से। और तो आपके कान, आपको दिख रहा है क्या पता नहीं, इस साइड से ऐसे आप बंद कर सकते हो अंगूठे से। दो उंगलियां आपकी भौं के ऊपर, दो उंगलियां आपके आंख के नीचे, गर्दन थोड़ी झुकी हुई, और कान बंद होने के कारण आपको ये गुंजन बहुत जोर से सुनाई देगा, जैसे कि हेलीकॉप्टर चल रहा है। आप तो इतना ही कर रहे हो, लेकिन और ये करते हुए आपको आपके हृदय स्थान पर वाइब्रेशन महसूस करना है। तीन बार बस। ये भी 3, 5, 7, 9, सबसे ज्यादा 21 बार, 21 बार से नहीं, ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हीट पैदा होती है। और इससे हृदय के लिए और ब्लॉक्स निकालने के लिए, हृदय की क्रिया ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए, सक्षम करने के लिए इसका बहुत फायदा है। अब ओंकार करेंगे। ये मैंने एकदम संक्षेप में बताया, लेकिन जब आप छोड़ते हो तो पहले आंखों के ऊपर से ये पहली 4 उंगलियां निकाले, फिर कान का निकाले, फिर गर्दन सीधी करें। इस तरीके से इसे छोड़ा जाता है। छोड़िए। शांत, अंधेरा, दिया, प्रकाश से भरा हुआ गर्भगृह, विश्व के हर कोने से, जैसे कि वो मेरे पहले के ओंकार का प्रतिध्वनि हो, का गुंजन।
लक्ष्य आपका शरीर के बाहर रह के बाहर से आप देख रहे हो। गहरे अंधेरे में एक शांत प्रकाश का मंदिर जो बिल्कुल मेरे ध्यानस्थ प्रतिमा जैसे है। ये देखते हुए, दृश्य देखते हुए भी गुंजन आपको महसूस हो रहा है। छोड़िए। हमने वज्रासन के बारे में बताया, वज्रासन की टाइमिंग के बारे में बताना रह गया है। 2 मिनट के बाद आपको बात करने देंगे सुनील भी। वज्रासन किसी भी समय किया जा सकता है। ये एक आसन है जो खाना खाने के बाद इमीडिएटली बाद में भी किया जा सकता है। भरपेट खाने के बाद भी पचाने के लिए कुछ मिनट के लिए वज्रासन में बैठना चलने से भी ज़्यादा महत्व, ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे शतपावली करते हैं लोग, थोड़ा सा चलते हैं खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद लॉन्ग वॉक करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे आपके हृदय पे ज़्यादा प्रेशर आता है। जब आप खाना खाते हैं तो पूरी ब्लड सर्कुलेशन आपकी पेट की ओर जाती है, क्योंकि खाना पचाना होता है। इसलिए कभी कभी नींद आती है, क्योंकि ब्रेन को ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। तो हेवी खाना खाने के बाद आपको नींद आ सकती है। और ये करते हुए आप बहुत ज़्यादा चले तो आप बाकी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भेज रहे हो, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आपकी पचन क्रिया में बाधा हो सकती है। तो चलना है तो थोड़ा सा चलना है, 100-200 स्टेप्स। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप वज्रासन में बैठे। वज्रासन में जब ऐसे बैठते हो तो आपके पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऊपर उठाए जाते हैं और खाना ज़्यादा ठहरता है हर ऑर्गन में। इससे पचन क्रिया में बहुत फायदे होते हैं। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी धारा में। हमने धारणा जो पिछली बार की वो अभी नहीं की, क्योंकि हम आखिर में करने वाले हैं, आखिरी ओंकार के समय। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। जो पहले का सवाल था कि क्या हम बस शरीर है, क्या हम मशीन है? मशीन तो बिल्कुल है। आँख क्या है? कैमरा है। कैमरा जैसे मेरी आँख के लेंस से पीछे इमेज आती है, जिसको प्रोसेस करके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ब्रेन उसको समझता है मेरा। मैं कुछ चीज़ को टच करता हूँ, ये सब हड्डियाँ, ये जॉइंट्स, ये पूरा का पूरा मशीन जैसे है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ मशीन है? जिस दिन मशीन, जैसे स्टीफन हॉकिंग बिल्कुल महान वैज्ञानिक थे, और उनका कहना है कि ये तो ब्रेन कंप्यूटर है, बाकी पूरा मशीन है, ये रोबोट जैसे है। जिस दिन ब्रेन काम करना बंद करता है, जिस दिन मशीन बंद हो जाता है, उस दिन सब कुछ खत्म। क्या हम ये मानने को तैयार है कि सब कुछ खत्म हो जाता है? ये एनालॉजी, ये जो समांतरता उन्होंने दिखाई कि कंप्यूटर और शरीर में, कुछ हद तक सही है। लेकिन मैं दूसरा समांतर लेता हूँ। कंप्यूटर तो पुरानी चीज़ थी, तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे जब इन्होंने ये स्टेटमेंट किया था। मोबाइल फ़ोन का कैसे होता है कि जिस दिन मोबाइल फ़ोन ब्रेक होता है, मैं उससे कॉल नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसकी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन में क्या होता है? मोबाइल फ़ोन में वो फ़ोन होता है और एक मेरा नंबर भी होता है। मेरा नंबर है, मेरा सिम कार्ड है, मेरा गूगल का अकाउंट उसी में है। मेरा मोबाइल फ़ोन जब पूरा टूट जाता है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं नया मोबाइल लेता हूँ और नए मोबाइल में उसी नंबर से लॉगिन करता हूँ। चैट में किसी ने कुछ पूछा है?
ओके, वे हैव मशीन। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब मेरा मोबाइल टूट जाता है, मैं नए मोबाइल से उसी अकाउंट से, उसी गूगल अकाउंट से, उसी से नंबर से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। अब सिस्टम कैसे है, एक सिंगल लेयर नहीं है, मैं वहाँ पे एक मशीन है और एक मशीन में एक मेरा अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व तो मेरा नंबर है, लोग मुझे मेरे मोबाइल नंबर से, मोबाइल से, मेरे पास नोकिया का फ़ोन है तो क्या लोग मुझे वो नोकिया से जानते हैं या मेरे नंबर से जानते हैं? तो मेरा जो अस्तित्व है वो मेरा नंबर है, मेरा गूगल का अकाउंट है। जब मुझे लोग मुझ तक पहुँचना चाहते हैं तो उस अकाउंट को पहुँचते हैं, ना कि नोकिया को या सैमसंग को या किसी मशीन को पहुँचते हैं। जब मैं किसी को कॉल करता हूँ मुझे पता भी नहीं कि उनके पास कौन सा मशीन है। तो मशीन ये एक पार्ट हो गया, वो चलने के लिए, कॉल करने के लिए, हर चीज़ के लिए उपयुक्त है। जिस दिन वो मशीन बंद होता है उस मशीन से कॉल नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक विचारधारा है, ये अब हमने प्रूव नहीं किया है, अगली बार हम वो करेंगे, कि जो कहती है कि ये नष्ट नहीं होता है, ये चलते रहता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको कि आपने ऐसी कोई चीज़ है जो अपने आप तैयार होती है और अपने आप नष्ट हो जाती है, ऐसे देखी है जिंदगी में? हम बोलते हैं कि एनर्जी कॉन्जर्व होती है, ऊर्जा, ऊर्जा का नियम है ना कि एक तरीके से दूसरे तरीके में बदल सकती है लेकिन ख़त्म नहीं होती है। वैसे ही वस्तु का भी, मास का भी नियम है कि जैसे कोई चीज़ जल जाती है, शरीर जल जाता है समझो, जब शरीर जलता है तो मैं उसके हर एक एटम का हिसाब दे सकता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ूँ मैं, भाप पकड़ूँ, या जो राख बचती है वो सब में अगर मैं हिसाब लगाऊं तो एक एक एटम का हिसाब लग सकता है। एक भी एटम ना नया तैयार हुआ है या नष्ट नहीं हुआ है, एक तरीके से दूसरे में गया है। तो इसी तरह से एक विचारधारा है हमारी जिसपे हम आगे जाके मोहर लगाएंगे कि कैसे, क्यों, और उसका लॉजिक देखेंगे। उसी तरह ये जो मैं का एहसास है, जो हमने बताया कि ज्ञान का जो मेरा ये रूप है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ज्ञान तो कंप्यूटर को भी होता है, ये कंप्यूटर ही होगा। मैं बोलता हूँ हाँ मुझे समझ गया, ये तो सिर्फ बात है, लेकिन उसमें कंप्यूटर को मुझे ज्ञान हुआ ये मैं का एहसास नहीं होता है। जैसे अब आप एक टेबल रखो, पकड़ो, टेबल को एक साइड से झुका हुआ है, उसके ऊपर आपने एक छोटा सा कांच का गोला रखा, एक जो मार्बल होता है ना जो खेलते हैं लोग, गोटी, वो रखी, वो किस दिशा में जाएगी? तो जिस दिशा में झुकाव सबसे ज़्यादा है उस दिशा में वो, उस दिशा से जाना चालू कर देगी। इसी का, ये तो एक सिंपल ये हुआ कि जिस दिशा में है, इसी का, और यह एक स्विच है, मैंने स्विच लगाया तो ऑन हो गया, बंद किया तो ऑफ हो गया। इसी तरीके से कई सारे स्विचेस और कई सारे ये सिंपल चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक कंप्यूटर होता है, जिसके कारण आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें से संवाद कर सकते हो। लेकिन उसमें ये मुझे नॉलेज हुआ, ये मैं की फीलिंग नहीं होती है। हम इसमें और ज़्यादा डीप में जाएंगे। इस बार अब प्रश्न लेते हैं। तो ये जो मैं की फीलिंग है, ये जैसे हमने बताया कि ज्ञान, ये पिछली बार देखा, ज्ञान ये एक गुण है मेरा, और ये मैं, मेरा अस्तित्व, ये जो आइडेंटिफिकेशन है अपना, जो सिम कार्ड है, या सिम कार्ड नहीं, जो जो नंबर है मेरा, या जो गूगल अकाउंट है, जो मेरा परमानेंट अकाउंट है, उसे मैं, ये जो मैं की भावना कहता हूँ, वो कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर में कोई भी पार्ट दूसरे पार्ट को लगा के वो फिर उसका अ, उसका अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व, अस्तित्व, आइडेंटिफिकेशन ऐसे कुछ नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जीव में ये मैं की भावना, जो चेतना, मैं हूँ, अब सोते हुए जागते हुए मैं हूँ, सपना देखते हुए भी वो मैं एक ही है। ये जो मैं की भावना है वो चेतना, ये और एक गुण हुआ, जिसे हमने ज्ञान बोला, ये अभी चेतना का गुण हो गया। और भी कई गुण हैं लेकिन वो एक के बाद एक करेंगे। सवाल लेंगे, सवालों के बाद में हम लोग आखिरी अ, धारणा लेंगे, वही स्पेस वाली लेंगे। अगली बार हम कुछ अलग करेंगे। क्वेश्चंस, रीड की हड्डी सीधी करें। एक ही बार ओंकार करेंगे और फिर बाद में
मन की आंखों से देखना है आपने। अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचो। अरे उसे इतना इतना क्यों मिला, मुझे इतना कम क्यों, इसने मुझे फंसाया, उसने मुझे तकलीफ दी। ये सब जो विचार होते हैं, आप समुद्र किनारे पे पानी में हो, छाती तक पानी है, मज़े ले रहे हो आप, जो वेव आ रही है उसके, और आपका ध्यान ना होते हुए एक बड़ी वेव आके आपको उल्टा कर देती है। नाक में, मुंह में पानी जाता है, खारा पानी। अच्छा अनुभव नहीं है ये, सांस अटक जाती है। आप कोशिश करके कैसे तो ऊपर आते हो। और और एक बार इसका प्रूफ मिलता है आपको कि और एक बार एक लाट आती है, और मैं मेरा, अब तो मैं भूल गया हूँ कि कौन मेरे आगे गया था कौन पीछे गया था। मैं तो जिंदगी के लिए तड़प रहा था। तो मैं कौन हूँ का मेरा अहंकार गया। मैं किससे आगे हूँ पीछे हूँ ये सब सोच गई, और मैं अपने आप को बचाने में, और ये महसूस किया मैंने कि अरे मैं तो कितना छोटा महसूस कर रहा हूँ। इस सागर की एक लाट से मेरी जिंदगी का हाँ ना हो सकता है। और ऐसी करोड़ों करोड़ों लाटें हैं, करोड़ों वेव्स है। और मैं मन से अपने आप को ऊपर लेके विस्तारित फोकस रखता हूँ मेरा। जिसे मैं ऊपर जाता हूँ मैं देखता हूँ कि समुद्र है, किनारा है, जंगल है, मेरा प्रदेश है, देश है, खंड है, और पूरी पृथ्वी, बड़ा गोल नीले रंग का। देखिए अब मैंने ऊपर उठना चालू किया है तो ये रुकता नहीं है। पृथ्वी भी छोटी दिखने लगी है, मुझे बाजू के ग्रह दिखते हैं, मंगल, शुक्र, शनि, गुरु। ये गुरु तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। फिर पूरा सूर्यमंडल, सूर्य जिसकी हम प्रदक्षिणा करते हैं, हमारी पृथ्वी। अब वो तो पृथ्वी एक बिंदु दिख रही है, उस बिंदु में कहाँ वो देश, कहाँ वो सागर, वहाँ मेरा एक बिंदु तक नहीं दिख रहा है वहां पर। अफाट विश्व में एक धूली कण जैसे मेरा अस्तित्व। और ऊपर उठता है तो मैं देखता हूँ कि सूर्य तो एक तारा था, ऐसे कई सारे तारे हैं, ऐसे सैकड़ों करोड़ों तारे मेरी गैलेक्सी में हैं। मेरी गैलेक्सी जो स्पाइरल शेप की है, उसके थोड़े से बाहरी हिस्से के नज़दीक हमारा सूर्य अब तो दिख भी नहीं रहा है। और ऊपर उठता हूँ, पूरा विश्व है जिसमें ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज है। कहाँ जीव होगा नहीं होगा, कितने तारे होंगे, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अब कौन मेरे आगे और कौन पीछे, इतना छोटा सवाल हो गया है। यहाँ ना मेरी गैलेक्सी दिखती है, ना मेरा सूर्यमंडल दिखता है, ना मेरी पृथ्वी दिख रही है, ना उसमें का किनारा, और वहाँ पे एक छोटा सा बिंदु। अब ये पूरा फूल मीनिंगलेस लगने लगता है। मुझे शांत महसूस हो रहा है। मजे की बात यह है कि पूरा विश्व दिखते हुए, वो मेरा अस्तित्व शून्य लगते हुए भी, पूरे समय इसमें मैं की भावना तो है ही। चेतना मेरी कहीं भी आगे पीछे नहीं हुई है। और हमने देखा था कि वस्तु का गुण जो उसके सभी अवस्थाओं में होता है, वो उसका गुण होता है। जो बदलते रहता है वो उसका गुण नहीं है। तो ये चेतना, ये मैं का अस्तित्व, मैं की भावना, ये अब तक है। मैं जूम इन करता हूँ, कई गैलेक्सियाँ, हमारी गैलेक्सी, सूर्यमंडल, पृथ्वी, पृथ्वी पर भारत देश दिख रहा है मुझे, या जो भी आपका देश हो। और जूम करते हुए
सागर किनारा, और वहाँ पर मैं अब शांति से पद्मासन में, और कोई विचार नहीं। सांस छोड़े। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे, तो आप अब अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डाउट हो, क्वेश्चन हो, डिसएग्रीमेंट हो तो फिर कमेंट करते हैं। धन्यवाद।